हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। द टर्म सॉल्वेंसी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए कंसर्न टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पर जो हमारी टर्म है सॉल्वेंसी रेफर करती है किसी भी कंपनी की एबिलिटी को या किसी फर्म की एबिलिटी को या किसी कंसर्न की एबिलिटी को कि क्या वो अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस जो उनकी लॉन्ग टर्म पेमेंट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस जैसे कि किसी की पेमेंट हमने मतलब विद इन 2 ईयर्स करनी है, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, तो क्या वो पेमेंट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस टाइम पर पे कर पाएंगी। The long-term indebtedness of a firm includes debenture holders, financial institutions providing medium and long-term loans, and other creditors selling goods on installment basis. Long-term indebtedness जो होती है हमारी फर्म की, उसमें जो आते हैं हमारे डिबेंचर होल्डर्स आ जाते हैं, हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाती हैं जो कि हमें मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करती हैं, और हमारे क्रेडिटर्स आ जाते हैं जो कि हमें इंस्टॉलमेंट बेसिस पे गुड्स प्रोवाइड करते हैं। द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स ऑफ ए फर्म आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन नोइंग द फर्म्स एबिलिटी टू पे रेगुलरली इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एट द मेच्योरिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर लोन्स। तो यहाँ पे हमारे जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होते हैं वो यूजली इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने के लिए कि क्या फ़र्म की एबिलिटी है टाइम टू टाइम रेगुलरली इंटरेस्ट पे कर पाएंगे वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे, और टाइमली वो रीपेमेंट उनकी कैपिटल वापस कर पाएंगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो वो इंटरेस्टेड होते हैं अपनी सिक्योरिटी ऑफ देयर लोन्स। Accordingly, long-term solvency ratios indicate a firm's ability to meet the fixed interest and costs and repayment schedules associated with its long-term borrowings. The following ratios serve the purpose of determining the solvency of the concern. तो यहाँ पर आप कुछ रेशोज देख सकते हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन या टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी को जानने के लिए। 1 इज़ डेट इक्विटी रेशो, सेकंड फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो, थर्ड इज़ प्रोप्राइटरी रेशो और इक्विटी रेशो, फोर्थ इज सॉल्वेंसी रेशो और रेशो ऑफ टोटल लायबिलिटीज टू टोटल एसेट्स, एंड फिफ्थ इज फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ और प्रोप्राइटर्स फंड रेशो, and 6th is fixed assets to long-term funds or fixed assets ratio, and 7th is ratio of current assets to proprietors fund, 8th is debt service ratio or interest coverage ratio, and 9th है cash to debt service ratio। स्टूडेंट्स हमारी जो सेकंड रेशो आती है अंडर टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी वो है फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो। The ratio establishes a link between the long-term funds raised from outsiders and total long-term funds available in the business. The two words used in this ratio are one is funded debt and the second is total capitalization. तो फंडेड डेट क्वेश्चन आता है कि फंडेड डेट क्या है और टोटल कैपिटलाइजेशन क्या है। तो पहले हमें इन दो कंसेप्ट्स को समझना होगा। तो फंडेड डेट्स में हमारे आते हैं डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन्स, बॉन्ड्स एंड अदर लॉन्ग टर्म लोन्स। तो जितने भी हमारी फंडेड डेट्स होंगे हम उन सब का टोटल करेंगे, उसकी वैल्यू के ऊपर रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा टोटल कैपिटलाइजेशन। तो टोटल कैपिटलाइजेशन हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस अदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स प्लस डिबेंचर्स प्लस मॉर्गेज लोन्स plus bonds plus other long-term loans. Funded debt is that part of total capitalization which is financed by the outsiders. तो फंडेड डेट जो होती है हमारी कैपिटल का वो वाला हिस्सा होती है, वो वाला पार्ट होती है जो कि फाइनेंस किया जाता है जो हमारी कंपनी से बाहर वाले लोग होते हैं उनके द्वारा वो फाइनेंस की जाती है, नॉट बाय द शेयर होल्डर्स। फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो इज इक्वल टू फंडेड डेट हम ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल कैपिटलाइजेशन और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो देयर इज़ नो रूल ऑफ थंब, बट इस रेशो में वैसे कोई पर्टिकुलर रूल ऑफ थंब तो नहीं है, लेकिन बट स्टिल द लेसर द रिलायंस ऑन आउटसाइडर बेटर इट विल बी। लेकिन अगर हम आउटसाइडर्स पे कम भरोसा करें
उन पे ज़्यादा होप ना रखें तो उतना ही हमारे लिए बेटर होता है। इफ़ दिस रेशो इज़ स्मॉलर बेटर इट विल बी, अगर ये रेशो जो है हमारी स्मॉल होगी तो ये बेटर रहती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा आउटसाइडर पे रिलायंस करेंगे, भरोसा करेंगे, तो हो सकता है कि आप कभी किसी बहुत बड़ी रिस्क में आ जाएं आप। इफ़ दिस रेशो इज़ स्मॉलर, तो जितना ये रेशो आपका कम होगा कंपनी के लिए उतना ही सही होगा। अप टू 50 और 55% दिस रेशो मे बी टॉलरेबल एंड नॉट बियॉन्ड। अगर ये रेशो आपकी 50 से 55% तक आती है तो ये आपकी टॉलरेबल है, तो ये ठीक है, बट इससे ज़्यादा आपको आउटसाइडर्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक एग्जांपल जिसमें कि हमें बैलेंस शीट की सिर्फ लायबिलिटी साइड दे रखी है। द फॉलोइंग फिगर रिलेट टू द लायबिलिटी साइड्स ऑफ ए कंपनी, जिसमें कि आपकी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, जनरल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस एंड 7.5% डिवेंचर्स, मॉर्गेज लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो, और सेकंड है इसका कमेंट ऑन दिस रेशो। तो फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो का भी अपने फार्मूला देखा किस तरह से लगाते हैं हम। फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू फंडेड डेट अपॉन टोटल कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाई 100। तो फंडेड डेट्स आपने देखे वो वाले हमारे फंड्स होते हैं जो कि फाइनेंस किए जाते हैं आउटसाइडर से के द्वारा किए जाते हैं। तो फंडेड डेट जो है इसमें हमारे पास है, एक तो हमारे पास डिबेंचर्स हैं प्लस मॉर्गेज लोन्स हैं, ये जो है हमारे फंडेड डेट्स हैं। तो फंडेड डेट्स हमने लिख दिए, जो भी इनकी वैल्यू थी एडअप किया 2 लाख बनी। उसके बाद हमारा जो टोटल कैपिटलाइजेशन है उसमें हमारे फंडेड डेट्स आ जाएंगे, प्लस जो हमारे शेयर होल्डर्स के फंड्स हैं वो सभी हम इसमें एडअप कर देंगे। तो टोटल कैपिटलाइजेशन हमारी किस तरह से निकालेंगे, प्रोप्राइटर्स फंड्स प्लस फंडेड डेट। तो प्रोप्राइटर्स फंड्स यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमारी कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो उनको ही हम कहते हैं प्रोप्राइटर्स फंड्स। तो टोटल कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड्स प्लस फंडेड डेट। तो प्रोप्राइटर फंड्स को निकालने के लिए हमें एडअप करने पड़ेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस शेयर प्रीमियम प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये प्रोप्राइटर फंड से डील करती हैं। प्लस करेंगे हम फंडेड डेट। तो फंडेड डेट जो है हमारे पास है 7.5% डिवेंचर प्लस मॉर्गेज लोन्स। तो प्रोप्राइटर्स फंड्स प्लस फंडेड डेट करके जो टोटल निकलता है वो बनता है हमारा टोटल कैपिटलाइजेशन। एडअप कर देंगे सभी वैल्यूज़ को हम, तो सभी वैल्यूज़ पुट करके हम ऐड करेंगे तो टोटल आता है हमारे पास ₹11 लाख। उसके बाद हम फार्मूला लगा देंगे फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो। तो इसका फार्मूला है इक्वल टू फंडेड डेट, जो आपने वैल्यू निकाली ऊपर 2 लाख की, तो ₹2 लाख हम ऊपर रखेंगे, जो कि टोटल कैपिटलाइजेशन है हमारी 11 लाख की। तो 11 लाख जो है हम नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18.18%, जो कि है हमारा फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो। नेक्स्ट है हमें इस रेशो पे जो हमने कैलकुलेट की इस पे हमें कमेंट करना है। द रेशो ऑफ 18.18% इज़ क्वाइट लो। तो ये जो रेशो है हमारी लो है काफ़ी। द कंपनी हैज़ नॉट रिलाइड मच ऑन आउटसाइड सोर्सेज फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि द कंपनी को आउटसाइडर्स पे ज़्यादा रिलायंस नहीं करना चाहिए, और जो फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो का रूल ऑफ थंब है वो है 50 to 55%, और इस इतना टॉलरेबल है और इससे बियॉन्ड तो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी जो है उसे आउटसाइड सोर्सेज पे बिल्कुल भी रिलाइड नहीं करना चाहिए। देयर इज़ नो एनफ स्कोप फॉर द कंपनी टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम द आउटसाइडर्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।